आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ITR 2 को कैसे स्टेप बाय स्टेप फाइल किया जाता है। और क्योंकि टैक्सेशन एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है तो उससे पहले हम समझेंगे कि ITR 2 किन किन व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल है। तो एग्जैक्ट अगर मैं लॉ की लैंग्वेज में बोलूं तो हु इज एलिजिबल टू फाइल ITR 2, सबसे पहला पॉइंट आता है दोज हु आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 1। तो जो ITR 1 नहीं फाइल कर सकते वो ITR 2 फाइल करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ITR 1 कौन से व्यक्ति हैं जो फाइल नहीं कर सकते। तो मेरे स्क्रीन पर ये वो व्यक्ति हैं जो ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। सबसे पहला, इफ ही इज अ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड इफ दैट पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट। सेकंड है, अगर आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5000 को एक्सीड कर रही है तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। सो इन सब केसेस में आप देख सकते हैं आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनकम दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ITR 1। अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रकार की इनकम है, जैसे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई भी आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन है, तो ITR 1 आपके लिए नहीं है। ITR 2 पे आना, ITR 3 पे आपको आना पड़ेगा। कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, तो उन सभी केसेस के लिए ITR 1 फाइल नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ITR 2 की फिर से। तो ITR 2 कौन कौन फाइल करेगा? सबसे पहली बात, जो भी व्यक्ति ITR 1 नहीं फाइल कर सकते लॉ की लैंग्वेज में, वो ITR 2 फाइल करेंगे। दूसरी बात, दोज हु डू नॉट हैव प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस। देखिए, अगर आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन से कुछ इनकम हो रही है तो आप ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल करेंगे। ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो ITR 2 फाइल नहीं होगी। अब इसको एक सिंपल वे में समझ लेते हैं। अगर आप कोई भी शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन करते हैं, FNO को छोड़ दीजिए, FNO करते हैं तो ITR 3 फाइल होगी। शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन से मेरा कहने का मतलब है चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, इन दैट केस आप ITR 2 फाइल करेंगे। फिर चाहे आपकी जो सैलरी इनकम है वो बेशक 50 लाख से कम हो और कोई इनकम भी आपकी अगर जीरो इनकम भी है, लेकिन आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। बाय वैल्यू है शेयर्स की 36 लाख एंड देन सेलिंग वैल्यू है 37 लाख, और ये सभी शॉर्ट टर्म आपके शेयर्स हैं। तो मैं पोर्टल पर आ जाता हूं और बताता हूं कैसे आपको इसे स्टेप बाय स्टेप अपनी ITR में दिखाना है। सबसे पहले आपको पोर्टल पर, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। अब मैं मान के चल रहा हूं कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो शायद फर्स्ट टाइम अपनी ITR फाइल करेंगे, राइट, और इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अगेन, टैक्सेशन एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो आप इसको ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट को। हर पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अहमियत रहेगी, राइट। तो अभी मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन किया है। सबसे पहले आप ई फाइल पे आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कीजिए। असेसमेंट ईयर चूज कर लीजिए 24-25 विच इज करंट असेसमेंट ईयर। ऑनलाइन चूज कीजिए एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आप इंडिविजुअल चूज कीजिए, कंटिन्यू। अगर आपके पास शेयर मार्केट में या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स को परचेज सेल किया है, आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो ITR 2 आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, इवन दो आपकी इनकम 50 लाख से कम है। अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, इन दैट केस आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है ITR 2। और अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो ITR 3 एप्लीकेबल हो जाती है। ITR 3 में ही आपको आपके शेयर्स का प्रॉफिट गेन भी शो करने का आपको सेक्शन मिलेगा, राइट। तो ITR 3 तो एक फुल फ्लेज्ड ITR है। तो चलिए ITR 2 को हम प्रोसीड करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अदर्स पर मैंने किया है, कंटिन्यू। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपके पास जो जो आप शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे उतने सभी शेड्यूल आपके पास नेक्स्ट टैब्स में ओपन हो जाएंगे। तो जनरल में सिर्फ एक शेड्यूल है। इनकम सेक्शन में देख लेते हैं 3 शेड्यूल है। क्या आपको सैलरी इनकम दिखानी है, नहीं दिखानी है? तो ठीक है, मैं यहाँ पे सैलरी भी दिखा दूंगा। तो येस मैंने टिक कर दिया। आपके केस में नहीं एप्लीकेबल तो आप इसे हटा दीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी है तो लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए उसे। कैपिटल गेन्स, बिल्कुल कैपिटल गेन्स है हमारे पास, इसके लिए हमने इसे चेक कर दिया है। इसके बाद अदर सोर्सेज, बहुत बार आपको नहीं पता होगा कि आपके कोई अदर सोर्सेज हैं या नहीं है, लेकिन AIS में आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इनकम दिखेगी, इंटरेस्ट इनकम दिखाई देगी, वो आपको जरूर दिखानी है यहाँ पे। तो इसके बाद चेक कर रखिए इसे। स्पेशल इनकम कुछ है तो आप डाल सकते हैं। कई बार कुछ लोग क्रिप्टो वगैरह के ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं, तो अगर कुछ नहीं है तो इसे रहने दीजिए। इस केस में हम हटा रहे हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं डिडक्शंस पर। डिडक्शंस में आपके पास ऑप्शन रहेगा, जो भी अगर आपको क्लेम करना है तो आप इसे चेक रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे हटा सकते हैं। हमारे केस में चलिए इसे भी अभी के लिए रख लेते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। टैक्सेस में मैं आ जाता हूँ। देखिए, कंप्यूटेशन मैंडेटरी, आप उसे नहीं हटा सकते, ये सभी आप नहीं हटा पाएंगे, राइट। तो ये टैक्सेस का पार्ट है, आप ये सेक्शंस को टिक रहने दीजिए। और इसके बाद आप अदर्स पर आ जाइए। अदर्स में भी देखिए शेड्यूल फॉर करंट ईयर, लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये सब रहेंगे, आप इन्हें हटा नहीं पाएंगे, लेट इट बी। ठीक है, अब हमने इंश्योर कर लिया है कि जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है, वही शेड्यूल्स हैं, अननेसेसरी शेड्यूल्स नहीं, अदरवाइज लेंदी हो जाती है आपकी ITR। ठीक है, अब आप इसे यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए।
कंटिन्यू अगेन। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से आप समझिए। न्यू टैक्स रिजीम ही आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम यानी 7 लाख वाली रिजीम, जहां पर 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। अगर आपको फिर भी ओल्ड टैक्स रिजीम ही पसंद है तो आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर आएंगे, अदरवाइज आप न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा भी है, इफ यू वांट योर टैक्स लायबिलिटी टू बी कंप्यूटेड एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम प्लीज सिलेक्ट येस। तो ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं है तो आप नो कर दीजिए। नो किया, नो करने के बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। नो का मतलब है कि मैं न्यू टैक्स रिजीम ही फॉलो करूंगा। तो चलिए, अब हमारे पास अलग अलग डिडक्शन जो मुझे क्लेम करनी है, बेसिकली एग्जेम्पशंस, अगर कुछ है तो आप येस करके अमाउंट डाल दीजिए, कुछ नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिए। और अगर आपके पास ये एप्लीकेबल नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। हमारे केस में ये कोई भी एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं है, राइट। आपको फॉर्म 16 में एग्जैक्टली ये दिख जाएंगे, तो इसके बाद आपसे मेरे केस में नहीं है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। तो चलिए, अब आपके शेड्यूल्स आ गए। 1 बाय 1 हर शेड्यूल पे हमें क्लिक करना है और कंफर्म करना है। फर्स्ट पर क्लिक करते हैं, प्रोवाइड योर कंफर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सेक्शंस हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइलिंग स्टेटस। ये ऑलरेडी दोनों सेक्शन अपडेटेड होते हैं। फाइलिंग स्टेटस पे आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर 139(1) फाइल होगा अगर आप 31 जुलाई से पहले फाइल कर रहे हैं। 31 के बाद कर रहे हैं तो आपको 139(4) फाइल करना है। अगर आपको कोई नोटिस आ जाता है और आप रिवाइज कर रहे हैं, डिफेक्टिव वगैरह हो गई आपकी रिटर्न या फिर किसी और कारण से रिवाइज करें, तो 139(5) आपको सिलेक्ट करना है। तो इन दिस केस मैं फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, 139(1) मैंने चूज किया है। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC? अगेन जो आपका न्यू टैक्स रिजीम वाला है, डिफॉल्ट नो रहेगा। हमें न्यू टैक्स रिजीम ही पसंद है, हम उसी में फाइल कर रहे हैं। नो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। आपके केस में अगर यस है तो यस कर दीजिए इसे, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये सभी क्वेश्चंस अपडेटेड हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है आपका? रेजिडेंट। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट चूज कीजिए, ये ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। 115H अगेन ये आपके केस में नो होगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट थे फिर रेजिडेंट बने हैं तो उसके लिए ये रहता है। आपके केस में आप इसे नो कर दीजिए। FPI अगेन नो हो जाएगा। और जो यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है उसे आपको चूज करके फिनिश करना है बेसिकली। डायरेक्टरशिप नो कर दीजिए। डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स नो कर दीजिए। आई होप कोई आपके अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स नहीं होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। जैसे डायरेक्टर्स, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है इसलिए नो करवा दिया है मैंने, बट जिस इन केस आप इसे पढ़ेंगे एप्लीकेबल है तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यस कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसे सेव कर दीजिए। नेक्स्ट आपकी बैंक डिटेल्स हैं। बैंक डिटेल्स अगर पहले भी आप फाइल कर चुके तो ऑलरेडी अपडेटेड रहेंगी, अदरवाइज आप इसे भी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट अपडेटेड है। इसके बाद आप इसे कंफर्म कर दीजिए। चलिए बात करते हैं शेड्यूल ऑफ सैलरीज की। तो प्रोवाइड कंफर्मेशन पर मैंने क्लिक किया। जो भी आपको सैलरीज अपडेट करनी है आप सैलरीज यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मैं इसे 0 रख रहा हूँ क्योंकि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में इनकी कोई भी सैलरी नहीं है, सिर्फ ये इन्वेस्टिंग करते हैं। और एडिट करने के लिए सिंपली आप एडिट पर क्लिक करेंगे, नीचे चेक बॉक्स पर टिक करके तो ये एडिट हो जाएंगी डिटेल्स, राइट। और ये अपडेट करने के बाद आप इसे कंफर्म कर दीजिए। अब आ जाता है आपका शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन्स, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, राइट। सो क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। शेयर अगर डायरेक्टली नहीं कर रहे तो SIPs या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं। सेल परचेज लगातार होती रहती है। अगर आप करेक्ट ITR नहीं फाइल करेंगे, मान लीजिए आपके ट्रांजैक्शंस हैं, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। आपके AIS में भी आप देख सकते हैं, 26AS में भी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं ये ट्रांजैक्शंस। अगर आप उस केस में प्रॉपरली से नहीं शो करेंगे अपनी कैपिटल गेन्स को और नॉर्मली आप ITR 1 फाइल करके क्लोज कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक आपको डिफॉल्ट का नोटिस आ जाएगा कि जी आपकी रिटर्न जो है अपने डिफॉल्ट हो गए, आप वहाँ पे उस डिफॉल्ट को आप करेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कीजिए। इस पे आप क्लिक करेंगे, प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन। यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं कि कौन से कैपिटल गेन्स हैं आपके, आप कौन से कैपिटल गेन्स में आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इक्विटी शेयर्स शॉर्ट टर्म 11A बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म का रहेगा, एंड इक्विटी शेयर्स ये 112A वाला आपका लॉन्ग टर्म का रहेगा, राइट। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा इसको देखने में, बट आप ध्यान से समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लैंड एंड बिल्डिंग, बॉन्ड, सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, सेल ऑफ एसेट्स अदर देन अबव, तो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल आप चूज कर सकते हैं। मैं अभी शेयर मार्केट रिलेटेड ही बात कर रहा हूं तो मैंने सिर्फ 2 को चूज किया है, ठीक है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म भी नहीं है, बट फिर भी मैंने इसे चूज कर लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि अगर आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म है तो आप कैसे उसे शो करेंगे। इसके बाद आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए। अब जैसे आप कंटिन्यू करते हैं इस तरह से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट वन है आपका इक्विटी शेयर्स, बेसिकली 11111A जो सेक्शन है शॉर्ट टर्म के लिए, इस पर आप क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर, तो अब यहाँ पे आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे आप इसे चूज करेंगे 11A, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना आपको सेल हुआ है, राइट। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपका जो ब्रोकर से आपको स्टेटमेंट आया है, मैं वो ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए ये है आपका ब्रोकर का स्टेटमेंट। सेल यहाँ पे हुई है 37,97,628 की। चलिए इसको सिंपल करने के लिए मैं इसे 37 लाख मान लेता हूँ, सिर्फ सिंपल करने के लिए ITR में। आप एग्जैक्ट अमाउंट ही डालिएगा, और बाय वैल्यू में 36 लाख समथिंग है, तो वो मैं 36 लाख मान लेता हूँ। सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसे इस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ।
समझाने के लिए आप एग्जैक्ट अमाउंट डालिएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 36 लाख है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विदाउट इंडेक्सेशन कुछ नहीं। एक्सपेंडिचर होलली एंड एक्सक्लूसिव कनेक्शन विद ट्रांसफर, अगर कुछ एक्सपेंस आपके हुए हैं, नॉर्मली ये ब्रोकरेज एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, तो जो भी आपके ब्रोकरेज एक्सपेंस आप इसमें डाल सकते हैं। अगर कुछ ट्रांजेक्शंस नहीं हुए हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स जो कुछ भी नहीं लेते हैं ब्रोकरेज, तो आप जीरो रहने दीजिए, ठीक है। तो जो भी आपका अमाउंट है, चलिए एक रैंडम अमाउंट में यहाँ पे डाल देता हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10,000 का आपका ब्रोकरेज लगा है। ये ब्रोकरेज भी आपको कहाँ मिलेगा? अपने ब्रोकर स्टेटमेंट में, डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो वहां पे आपको ब्रोकरेज मिल जाएगा। तो टोटल आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है 90,000 का। आप इसे ऐड पर क्लिक कर दीजिए। ओके, देखिए 90,000 यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ चुका है। अब आपको लॉन्ग टर्म अगर ऐड करना है तो यहाँ पर आप 112A वाला जो है आपका ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। व्यू शेड्यूल 112A आपको ऑप्शन दिया गया है, आप टेम्पलेट के थ्रू भी डाल सकते हैं या फिर आप नॉर्मली डिटेल्स ऐड कर दीजिए। ऐड डिटेल्स, शेयर आपने कब एक्वायर किए हैं, तो आफ्टर 31 जनवरी 2018, नॉर्मली ये 5-6 साल पहले की बात डाली हुई है डेट, तो इतना पुराना अगर है, अगर आपके पास 18 से पुराने, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कीजिए। और अगर आपने शेयर खरीदे थे 2018 के बाद, मान लीजिए इस साल खरीदे हैं, पिछले साल खरीदे हैं, या फिर कोई भी डेट है जो इस डेट के बाद की है, तो आप ये आफ्टर वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कॉस्ट डालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, उस पर आपको ब्रोकरेज वगैरह कितनी लगी है और कितना आपको सेल वैल्यू मिला है। अगर मैं अंदाजा आपको बताऊं तो मान लीजिए आपने खरीदा था कोई, मान लीजिए एक शेयर आपने 1 लाख रुपए के खरीदे थे, 2,000 आपने इसमें ब्रोकरेज पे कर दी है और आपने बेच दिया इनको 2 लाख रुपए में। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ जस्ट टू शो यू। और उसके बाद आप इसे ऐड पर क्लिक कर देंगे, राइट। ये हमारे पास ब्रोकर स्टेटमेंट पे नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म की हमारे एग्जांपल में कोई भी वैल्यू नहीं है, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ। वैल्यू निकलेंगी कैसे? जैसे ये आपका शॉर्ट टर्म के शेयर्स हैं, इसी हिसाब से बाय वैल्यू आपको और सेल वैल्यू आपको आपके लॉन्ग टर्म वाले सेक्शन में मिल जाएंगी, राइट। हो सकता है इसके नीचे आपका लॉन्ग टर्म वाला सेक्शन हो, बाय और सेल वैल्यू वहां से उठा लीजिए। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सभी कमेंट्स का आंसर दूं। इस पर ऐड पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप इसे कंफर्म कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कंफर्म हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव है हम सभी सेक्शंस पर कंफर्म्ड ये टिक लगाना है हमें। तो फटाफट से अब एक एक हम सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समय ये ले रहा है एज यूजुअल। ये देखिए अदर सोर्सेज में जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है ऑलरेडी यहाँ पर आई हुई है 16,081। जो आपके बैंक्स हैं ये ऑलरेडी जो भी आपकी इनकम है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देते हैं। इसे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं AIS से, राइट। तो AIS पे मैं क्लिक करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने जब AIS पे क्लिक किया तो AIS पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं 14,000 समथिंग एंड 1,996 दोनों का सम अगर आप करते हैं तो ये आपका सेम इंटरेस्ट का ही अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं वापस से ITR पर आ जाता हूँ। सेम आपका 16,000 यहाँ पे आ रहा है। अगर ये अमाउंट आपको लगता है कि और भी कुछ इनकम है जो यहाँ पे आनी चाहिए तो आप आराम से यहाँ पे ऐड अनदर कीजिए और जो भी इनकम है आप उसे अदर सोर्सेस में दिखा सकते हैं। ज्यादा दिखा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेबल अगर टैक्स होगा तो लग जाएगा। कम दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो जाती है और आपको फिर से वो उस पर करेक्शन करना पड़ेगा, फिर रिवाइज करना पड़ेगा। इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स 0, ये सब 0 है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दिखा के कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता। हो सकता है आपके केस में सिंपल फॉरवर्ड कैपिटल गेन्स का केस है, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, वीडियो भी लेंदी हो जाएगी और कंफ्यूजिंग भी होंगी चीज़ें, राइट। तो लेकिन मैं आपको ओवरव्यू जरूर दे दूंगा। अब जो भी आपकी अदर इनकम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हॉर्सेज वगैरह, रेस हॉर्सेज वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता कोई अडानी अंबानी टाइप का पर्सन इस वीडियो को देख रहा होगा, तो आप इसे सिर्फ इग्नोर ही कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज छोड़ दीजिए, इसे भी कंफर्म। CYLA बेसिकली आपके जो सेट ऑफ हो रहे हैं करंट ईयर लॉसेस, मैं ओपन कर रहा हूँ इसे। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए इनकम ऑफ द करंट ईयर 90,000 है आपकी, राइट। शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन हुए इस पर आपको 15% का टैक्स लगता है, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो आपकी शेयर मार्केट के थ्रू होती है, जिसपे आप STT पे करते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और 15% का टैक्स लगता है। 90,000 आपका ये हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 98,000 के हमने जो डाले थे, 98,000 का आपका वहां पे गेन आया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है 10% का, ठीक है जी। और ये आपकी इंटरेस्ट वाली इनकम आ गई 16,000 की, जो इंटरेस्ट मिला था SSC को, राइट। इसे आप कोई भी आपका कहीं पे लॉस नहीं है किसी और हेड से, ठीक है। तो अगर लॉस नहीं है तो आपका कोई भी यहाँ पे सेट ऑफ नहीं होगा। आप बस इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए और इसे कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन किए BFLA ब्रॉड फॉरवर्ड, अगर आपके लॉसेज हैं, पिछले साल आपने कुछ लॉसेज दिखाए थे, उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने करंट ईयर गेन से, राइट। तो अगेन इस केस में कुछ नहीं है, तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंप्यूट सेट ऑफ कर दीजिए। तो यानी कि करंट ईयर इनकम आपकी 2 लाख की 2 लाख एज इट इज आ गई है। ब्रेकअप इसका वही है, 90,000 शॉर्ट टर्म, 98,000 लॉन्ग टर्म एंड 16,000 आपका इंटरेस्ट। अगर आपका कोई मान लीजिए लॉसेज हैं पिछले साल के, राइट, टोटल बॉट फॉरवर्ड लॉसेज, तो उसके साथ ये अमाउंट एडजस्ट हो जाता है और यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद अमाउंट आता है। अब यहाँ पे टोटल आ रहा है। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर है। कंप्यूट सेट ऑफ, कंटिन्यू।
CFL, क्लिक ऑन दिस। बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप इसको प्रोसीजर एक बार समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद आप इसको प्रोसीजर के हिसाब से करते रहिए। शेड्यूल ऑफ स्पेशल इनकम, ठीक है, यानी कि कोई भी इनकम जिसपे अलग रेट से टैक्स लगता है। अब मान लीजिए आपने लॉटरीज में कुछ पैसा जीता है 30% के हिसाब से, आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि आपका स्लैब रेट आप देखेंगे, स्लैब रेट पे तो आप 10% पे 20% पे कुछ आते हैं तो हम 30% नहीं, कुछ ऐसे टैक्सेस है जिसपे एक फ्लैट रेट से ही टैक्स लगता है, राइट। तो ऑनलाइन गेम्स अगर आप खेलते हैं तो 30% लगेगा, बेशक आपकी अदर सोर्सेस से इनकम जीरो है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे कुछ है तो आप अपडेट कर देंगे, अदरवाइज आप इसे सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल 6A, इस केस में भी नॉर्म इस SSC के केस में नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर आपके पास कुछ है इन्फॉर्मेशन तो आप डाल दीजिए। कैसे डालना है देखिए, वैसे तो आपने यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम चूज की है, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम में एक ही आपकी डिडक्शन आपको मिल पाती है, वो है आपकी NPS वाली 50,000 की, ठीक है, 80CCD 1B, हाँ जी। तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आपने की है, अदरवाइज और कोई डिडक्शन आपको मिलेगी नहीं। आप ऐड भी करेंगे तो देखिए ग्रेड आउट है ये पूरी चीजें, ठीक है ना। तो 80CCD 2 आपकी पेंशन स्कीम वाली आपको मिल जाएगी, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी एप्लीकेबल आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको हम एस्केप कर दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम एंड एफर्ट्स निकाल कर ये वीडियोस बनाई जाती हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन हमें मिलता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। शेड्यूल AMTC नहीं भी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके, कोई ऐसी ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। शेड्यूल AMTC कुछ नहीं है, कंफर्म कर दीजिए। और पार्ट B टोटल इनकम, अब ये जितने भी हमने शेड्यूल ऊपर फिल किए हैं, राइट, कैलकुलेट होते रहेंगे चीज़ें और अपने आप ये हमारा, आप देख सकते हैं पूरे हर हेड से जो जो इनकम आई है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं एग्रीगेट इनकम आपकी 2,04,000 आ गई है। कौन कौन सी इनकम है ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड इंटरेस्ट। और इस हिसाब से आप इसे भी कंफर्म कर देंगे। टैक्स पेड, इस पर क्लिक कीजिए। अगर किसी ने आपका टैक्स डिडक्ट किया है तो वो इस सेक्शन में आपको दिखेगा, नहीं किया है तो नहीं दिखेगा। इन दिस केस ऑलरेडी इनका कुछ TDS जमा है, तो इसे आप कंफर्म कर दीजिए। फाइनल हम आगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर, प्रोवाइड योर कंफर्मेशन। अब हमने देखा था 2 लाख के आसपास की इनकी टोटल इनकम बनी, जिस पर जो कि आपकी टैक्सेबल लिमिट से भी कम है, तो उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देने की जरूरत, राइट। और जो भी आपने टैक्स पे किया है, जो मैंने पिछले हेड में आपको दिखाया था, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। 3 से 4 हफ्ते में नॉर्मली रिफंड प्रोसेस हो जाता है। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, यहाँ पर आप डिटेल्स अपडेट कर दीजिए एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू, नेक्स्ट स्टेप पर स्क्रॉल डाउन कीजिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिए। अब कुछ ना कुछ आपको एरर्स जरूर आएंगी, 1-2 एरर देखिए इस केस में भी आई हैं, क्योंकि सिस्टम में हम नेक्स्ट स्टेप्स पर चलते रहते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन हमने नहीं डाली हो, तो एक्जैक्टली हमें बता रहा है एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, टाउन, सिटीज, मैंडेटरी, जो भी फील्ड है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसी स्टेप पे आपको ले जाएगा। क्लिक कीजिए और अपडेट कर दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ। अब जो मैं देख पा रहा हूँ एरिया लोकेलिटी, यहाँ पे एरर है, तो आपको ये अपडेट करना रहेगा। क्लिक कीजिए और अपना एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे एरिया बैयापुर सिलेक्ट कर दिया है। ये सेम बैयापुर वही है, अंकित बैयापुरिया वाला, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कीजिए और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। कोई भी एरर जब आप ठीक करते हैं ना, तो यहाँ पर ये रेड वाला एक बॉक्स आ जाता है। आपको अपनी एरर ठीक करने के बाद इस रेड बॉक्स पर क्लिक करना है और ये आपको लास्ट में अल्टीमेट समरी पे ले जाएगा। अगर आप इसमें नहीं क्लिक करेंगे और ऐसा नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाएंगे तो आपका बहुत समय लग जाएगा, राइट। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप एरर तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया, देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल भी हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आप क्लिक करके इसे वेरीफाई कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझने को इसमें मिला होगा। आपको ये डाउट्स वगैरह अगर कुछ हैं तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।